बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज के शो में हम क्रिकेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है क्रिकेट के फ्रंट पर। पाकिस्तान ने 23 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एमडी के इख्तियारात के हवाले से बातें चलनी और भी बहुत सारी बातें, और इन बातों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। एजाज फारूकी साहब ने पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड में जब आवाज बुलंद की तो कुछ लोग जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं उनको ये नागवार गुजरा, लेकिन फारूकी साहब अपने मौके पर डटे रहे। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में। और इनके साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोजनामा डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब। रिशाद महमूद साहब एक तवील अरसे से जर्नलिज्म की फील्ड में है, तकरीबन 30 बरस से जायद का अरसा हो गया है। और डॉन के अलावा ये एक अरबी अखबार अरब न्यूज में भी काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर चुके हैं और भी कई अखबारात में काम कर चुके हैं स्पोर्ट्स एडिटर की हैसियत से। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और अगर आप भी अपनी राय का इजहार इस प्रोग्राम में करना चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 35803817 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करके हमसे, एजाज फारूकी साहब से और रिशाद महमूद साहब से बात कर सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे और फिर आपको बाद में पैकेज भी दिखाएंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से। फारूकी साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि ये गवर्निंग बोर्ड के बारे में आम इस्तिलाह ये है कि ये रबर स्टैंप है, और अब जिस तरह की ईमेल मंजर आम पर आई उससे तो लगता यही है कि इख्तियारात किसी एक शख्स को तफवीज किए जा रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? क्रिकेट को इससे भाई बहुत नुकसान पहुंचेगा। आप खुद सोचिए कि एक गवर्निंग बोर्ड है और इस गवर्निंग बोर्ड में इतने अदारों के सरबराह हैं ज़्यादातर, और रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 4 डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं। तो अब ये कहना कि डिपार्टमेंट के हेड हैं वो इस काबिल नहीं है कि बोर्ड को चला सके। 2 रिटायर्ड जर्नल्स हैं उनमें, जनरल्स हैं, जनरल मुजम्मिल साहब और जनरल जावेद जिया। मैं तो बहुत इंप्रेस हूं उनसे, क्योंकि मेरे साथ भी काफी अर्से उन्होंने काम किया, तो कुलीग रहे हमारे और बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। तो इस तरह से अगर बोर्ड को आप बकौल आपके जैसे रबर स्टैंप अगर कर दिया गया और सिर्फ सारे के सारे एमडी को इख्तियार दे दी गए तो ये नुकसान क्रिकेट को पहुंचेगा। क्योंकि देखिए एक आदमी ज्यादातर पाकिस्तान में नहीं रहा हो, वो पाकिस्तान नेशनल भी नहीं है, हाँ, ब्रिटिश नेशनल है, तो ऐसे में अगर उनसे ये तवक्को की जाए कि तमाम तवक्कुआत पर वो पूरे उतरें तो ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिशाद साहब, मैं इससे पहले पैकेज दिखाऊं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। कैसे देखते हैं 23 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हमेशा ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कर देते हैं? पाकिस्तान की सीरीज में कभी वो पहले से टीम का ऐलान कर देते हैं, और अब भी पाकिस्तान कप के लिए आपकी नजर से गुजरा होगा चीफ सिलेक्टर्स का स्टेटमेंट कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक 2 दिन के बाद क्यों हो गया ऐलान? जी हाँ, ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है जो हमेशा रहा है पाकिस्तान की अक्सर सिलेक्शन कमेटीज के साथ और पीसीबी के साथ। और इस वक्त भी ये इसका कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आ रहा कि इसमें जो खिलाड़ी काफी सेलेक्ट किए गए हैं उनका क्राइटेरिया क्या है। वो कोई वनडे स्पेशलिस्ट नहीं है उसमें बहुत सारे, तो वो अचानक 23 खिलाड़ियों का ऐलान, और उसमें तो फिर ये एक अजीब कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है सिलेक्शन कमेटी भी। तो ये अफसोस होता है, कंफ्यूजन का शिकार है सिलेक्शन कमेटी। एक पैकेज हमने तैयार किया है, पहले आपको पैकेज दिखाते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पैकेज आपने देखा, फारूकी साहब आप समझते हैं कि ये एमडी का जो तकर्रुर किया गया है, एमडी का ओहदा मुतारिफ कराया गया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से क्या इसकी मंजूरी ली गई? ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम कहते हैं मुलाजिमीन की भरमार है, आप बड़ी तनख्वाहों पर बाहर से लोग लेकर आएंगे तो फिर क्रिकेट के मामलात कैसे चलेंगे? देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर मौजूद है, कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं इसके अंदर, एक अफवाहों के ज़रिए से उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है कि साहब लोग कॉम्पिटेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, जितने भी लोग हैं अपने अदारों को जब सरबराह हैं तो चला रहे, इतने बड़े बड़े अदारों को कामयाब चला रहे। तो ऐसी सूरत में अब रीजन के हेड्स हैं वो सारे मौजूद हैं, उसके जो रीजन्स के चलाने वाले इतनी आसानी से तो नहीं इलेक्शन के ज़रिए से जीत जाते हैं वो। एहसान मानी साहब ठीक है अपने चल रहे हैं अपने, मगर एमडी ठीक है, अगर एमडी अपॉइंट कर भी दिया था तो ये नहीं होना चाहिए कि पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के इख्तियारात को कम करके वो पावर जो है एमडी को दे दिया। ये क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादती होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिशाद साहब, आप क्या समझते हैं क्रिकेट के मामलात कभी हम आइन में तब्दीली कर लेते, अपनी मर्जी का आइन बना लेते? लोग कहते हैं, आईसीसी कहती है कि
के सियासी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ चेयरमैन का तकर्रुर हमेशा सियासी बुनियादों पर होता है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि वैसे तो कहने को मुल्क में डेमोक्रेसी है, लेकिन जो चीजें की जा रही हैं वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा करती हैं। एहसान मानी की अपनी तकर्रुरी जिस तरह की गई, एमडी का एक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, उनको एक किया गया, और अब गवर्निंग बोर्ड से पावर्स लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब एक डिक्टेटरशिप की एक पूरा एक डिजाइन लग रहा है, जो कि जमहूरी दौर है, जमहूरी दौर है, उसमें इस तरह के इकदाम, इस तरह के दौर। जी हाँ, तो बिल्कुल मैं बड़ा इस बात से खुश हूँ कि अगर गवर्निंग बोर्ड ने एक अपने रिजेंटमेंट का इजहार किया है और इस तरह से उन्होंने एग्री नहीं किया इस बात से कि वो रबर स्टैम्प बनने पर तैयार हैं, तो मेरे ख्याल से खुशाइंद है, क्योंकि इस तरह से कोई फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। सही, बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि इसमें कोई तब्दीली आएगी? आप समझते हैं कि मामला यूं ही चलते रहेंगे? जी, मेरे ख्याल में कुछ मीडिया का भी प्रेशर आ रहा है और कुछ है, मेरे ख्याल में हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेक्स और बैलेंसेस आए, लेकिन ये कि पीसीबी ने, मुझे लगता है कि कोई इरादा कुछ कर लिया है कि पावर्स जो है वो एक दो लोगों के पास ही रहें और बाकी लोगों को रबर स्टैंप ही रहा जाए, दिया जाए। इरादा कर लिया फारूक साहब, अगर पीसीबी इरादा कर ले तो उसके इरादों की राह में कौन दीवार बनकर हायल हो सकता है? नहीं, देखिए ना, जब किसी के इख्तियारात छीनेंगे, जो मेंबर बोर्ड है इनके इख्तियारात अगर छीनेंगे, वो क्यों चाहेंगे कि उनके इख्तियारात जो हैं वो बिल्कुल ही लिमिटेड कर दिए जाएं? लेकिन पिछले जो मेंबर बोर्ड थे वो तो जाते थे, आप कभी नहीं गए दौरे पर आपको, और फिर जब वो अकाउंट सामने आया तो उसमें आपका नाम भी उन्होंने लगा दिया कि एजाज फारूकी साहब ने इतने पैसे लिए गए, जबकि आप नहीं गए। वी आर अवेयर ऑफ इट। बिल्कुल, वो हुआ ये था कि उन्होंने जब मेरे लिए जो बिजनेस क्लास और 5 स्टार होटल वगैरह सब बुक किए थे, तो वो जब बिजनेस क्लास का टिकट जब वापस हुआ तो वापसी में वो अमाउंट कुछ कटती है, वो अमाउंट वहां मौजूद थी। मैंने वही उनसे बात की चीफ अकाउंटेंट से, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, ये पैसे मेरे कैसे आ रहे हैं इसके अंदर? कहने वो जो अमाउंट रिटर्न बैक हुई है, आप नहीं गए थे? मैं नहीं गया था, तो उसमें अमाउंट जो है वो अमाउंट चूंकि एयरलाइन को देना पड़ती है, इस तरह से वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करती है उसके अंदर। रिशाद साहब, अब मामला कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मानी साहब दौरों पे जाते हैं, दूसरी तरफ चीफ सिलेक्टर हर दौरे पर मौजूद होते हैं हौसला अफजाई के लिए, और कारकर्दगी सिफर होती है। आप देखें, पहले हम वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से 5-0 हारे। आप समझते हैं इसके असरात जो है वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर मुरतब हो सकते हैं वर्ल्ड कप से कबल? जी, बिल्कुल हो सकते हैं और डेफिनेटली हो रहे हैं ऑलरेडी। मैं समझता हूं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि पीएसएल को एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, जिसमें सिर्फ एक बॉलर एक 4 ओवर करता है और एक T20 का जो खेल है उसको क्राइटेरिया बना के टीम में सिलेक्शन की जा रही है, या खिलाड़ियों को स्पेशलाइज वनडे के क्रिकेट नहीं लाया जा रहा, बल्कि वो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को कुछ सिफारिश के तौर पे लाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें पूरली रिफ्लेक्ट कर रही हैं एहसान मानी साहब पर भी, खासतौर पर इंज़माम उल हक साहब पर भी। ऑलरेडी तनकीद इमाम उल हक के सिलेक्शन पे हो रही थी। इमाम उल हक यकीनन अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा और डिजर्विंग खिलाड़ी हैं। अब आबिद अली को इतने दिन के बाद चांस दिया, डेब्यू में 12 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, वो खेला है अपना डेब्यू। 12 साल ये आपने बताया, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। 2007 से तो वो एक आदमी जो है वो उसको इतने दिन बाहर रखने के, तो ये तो फिर नेचुरली उंगलियां उठेंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट का अपना यानी जो टीम का परफॉर्मेंस है वो बतदरीज नीचे जा रहा है, जिस पे सबसे ज्यादा फिक्र है सारे क्रिटिक्स को भी, फैंस को भी, कि भाई ये पाकिस्तान सिवाय T20 के टेस्ट में भी हमारी कारकर्दगी। फारूकी साहब क्या कहेंगे? सिर्फ T20 तो नहीं है ना, क्रिकेट का असल हुस्न तो टेस्ट क्रिकेट है। 1877 से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, तो आप नहीं समझते कि हमें अपने मेन उस पर फोकस करना चाहिए जो क्रिकेट मेन क्रिकेट है? जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए ज्यादा सूदमंद है, उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर रखना चाहिए ज्यादा को। कुछ कॉमन होते हैं जो वनडे और T20 भी खेले, खासतौर से वनडे और टेस्ट वगैरह, मगर जो वनडे का टीम सिलेक्ट की जाए उसमें ये देख ली जाए कि वो स्पेशलिस्ट किस चीज के हैं। ठीक है, उसका बड़ा फायदा होता है। फारूकी साहब ने कहा, लेकिन दिलचस्प बात ये, 23 मुमकिन खिलाड़ियों में टेस्ट के स्पेशलिस्ट मोहम्मद अब्बास शामिल हैं, टेस्ट के स्पेशलिस्ट यासिर शाह शामिल हैं, और शान मसूद जो टेक्निकली बड़े साउंड है और लॉन्गर वर्जन के लिए। बाद एक मरतबा फिर KCCA के साबिक सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज फारूकी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम क्रिकेट के मामलात पर बात कर रहे थे अपने इन दोनों मेहमानों से, लेकिन इस गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने। जब वो चीफ सिलेक्टर थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है, जून 2009 में पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड T20 जीतने का, जून 2009 में वर्ल्ड T20 जीतने का एजाज हासिल किया था। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ डॉन के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद और PCB के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज फारूकी मौजूद हैं।
जी प्रोफेसर साहब ना, दोनों को मेरा सलाम भी बोल दीजिएगा। प्रोफेसर साहब जो है ना, ये बड़े नफीस आदमी है, बहुत ही आला आदमी है ये। हाँ, इनसे धीरे धीरे सवाल कीजिएगा, मुश्किल सवाल मेरे से कर लीजिएगा। इसीलिए तो हमने आपको लाइन पे लिया है कि धीरे से जरा तेज हो जाए। कादिर भाई, ये सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान कब करा रहे हैं, 2 मैचेस अभी हुए हैं और उसके बाद ही दौरान ही सिलेक्टर्स ने ऐलान कर दिया फिटनेस टेस्ट 16 अप्रैल को, उन्हें 12 अप्रैल को खत्म होना था पाकिस्तान कप। तो आखिर इतनी जल्दी क्यों है? और फिर 23 खिलाड़ियों में वो प्लेयर्स लिए जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मोहम्मद अब्बास, यासिर शाह, उसके अलावा शान मसूद और फिर मिकी आर्थर का लाडला मोहम्मद आमिर। यार मिर्जा साहब, असल में ना आप तो माशाल्लाह खुद इंसाइक्लोपीडिया हैं। आप सवाल ऐसा करते हो उसके अंदर ही जवाब होता है। अब आप देखिए, ये कोई फर्स्ट टाइम इन्होंने नहीं किया कि सेंसलेस तरीके के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। आप अगर गौर करें ना तो यकीन करें कि ये मिकी आर्थर और इंजमाम ने पाकिस्तान की क्रिकेट का तबाह कर दिया है इसको। मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए, अगर इनका नजरिया ये है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उसको किसी तरीके के साथ ऑफ करके ताकि हमें सलूट मारें ये फौजियों को बारकों की तरह, तो ये चीज पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। आप देखें, अगर आप गौर करें कि आमिर को जब ये लेकर आए वापस, तो एक तो सलमान बट को डेफिनेटली, मैं चीफ सिलेक्टर होता, मैं देखता वो कौन सा चेयरमैन होता, मैं देखता वो कौन सा मिकी आर्थर होता, मैं कि वो उसको ना लेकर आते अपना सलमान बट को। डबल स्टैंडर्ड था जी, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आमिर को खिलाते जा रहे हैं और सुहेल खान को बाहर किया हुआ है इंग्लैंड में। 3 टेस्ट मैच तक उसको नहीं खिलाया, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के बाद जब उसको खिलाया उसने 5 आउट किए। सुहेल खान अगले टेस्ट मैच में खिलाया, फिर 5 आउट किए। उसके बाद फिर टेस्ट मैच उसको खिलाया, पता नहीं न्यूजीलैंड किस जगह, फिर 5 आउट किए। यानी एक आदमी टेस्ट मैच में 5 आउट करने वाले बॉलर बड़े कम होते हैं, वरना ये 2-2 3-3 आउट करते हैं बस। सही। उस बॉलर का कैरियर तबाह कर दिया उस बंदे ने, ठीक है। हम ये फील करते हैं एज ए क्रिकेटर कि वो जो इरफान लंबा है वो टेरर है, उसके पास जितना टाइम है उसको अकल से इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान को बहुत फायदा दे सकते हैं। वो किधर है, उसकी क्रिकेट खत्म कर दी। हम कहते थे उमर गुल जो है ना वो T20 का दुनिया का बेस्ट बॉलर है, किधर है उमर गुल? वो तो अभी भी खेल रहा है, लेकिन है किधर वो? यानी ये इसके अलावा जुनेद खान को बाहर कर दिया, उसने आउट किए, फिर वापस लेकर, यानी जो उसके मुंह पे तमाचा मारता है उसको वापस बुला लेते हैं। सही बात ये है कि मैंने कितनी मर्तबा ये बात बोली है कि देखो, ये एक्सक्यूजेज ना बनाओ। ये क्रिकेटर की अपनी एक फिटनेस होती है कि अगर बाउंड्री लाइन से वो कैच कर लेता है, अगर बाउंड्री लाइन से 2 रन बनते हैं 2 ही देता है, थ्रो उसकी अच्छी है, इतनी फिटनेस, अगर वो डबल करना चाहता है डबल कर ले, 3 रन भाग के कर सकता है, ये उसकी फिटनेस होती है। अगर आप इसके ऊपर आके टीम बनाएंगे और अंदर बाहर करेंगे तो हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान से नहीं खेल सकता था, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, एक लिस्ट है, फजल महमूद और पता नहीं कितने बंदे। तो इस पे मेरे साथ कोई बहस ले बेशक, लेकिन हमने नॉन क्रिकेटर और अनपढ़ क्रिकेट वाइज लोग जो हैं, देखिए मिकी आर्थर अगर ब्रिलियंट आदमी होता तो टेस्ट खेलता नहीं, अपने लिए कोई 20-25 टेस्ट मैच ही खेल देता, एक भी टेस्ट नहीं खेला। एक मैं बात यही कर रहा हूँ कि जब आप इस तरह के लोगों को इधर ले आएंगे, अब आप देखें ये यानी गोरों के हवाले कर दी, फ्लावर ये वो। अब इन लोगों का अगर वो इंग्लैंड में रहते, जो बंदे पाकिस्तान में नहीं रहते ना, इनके पास ऐसी दूरबीन है कि वो दूरबीन लगा के अजहर को उधर से ये आज की बात नहीं है, पहले की है, ये खान मोहम्मद से लेके वसीम राजा, इन सब लोगों को भी ये इंग्लैंड से मंगवाते थे। वो वकार यूनुस चला गया ऑस्ट्रेलिया, वो उधर से बुला लेते हैं। अजहर महमूद को इंग्लैंड से ले आए, वसीम खान को लाए कादिर भाई, वो लेस्टर मैं कहने लगा हूँ, मैं ये कहने लगा हूँ। और जो पावर है यानी बैटिंग कोच, हेड कोच, फील्डिंग कोच, वो गोरों को लगा, यानी क्रिकेट टीम आपने गोरों के हवाले कर दी और क्रिकेट बोर्ड आपने नॉन क्रिकेटर्स के हवाले कर दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन उभरता है कि अगर फौज के ऊपर सिविलियंस लगा दिए जाएं तो क्या फौज तरक्की करेगी? अगर जवाब है कि नहीं करेगी। अगर आप बैंकर्स के ऊपर नॉन बैंकर लगा दें तरक्की होगी तो जवाब होगा नो। अगर आप डॉक्टर्स के ऊपर नॉन डॉक्टर्स लगा दें तो क्या आप कहेंगे कि तरक्की होगी? क्या नो। तो आप जब बिल्कुल अच्छा, अगर आप फिर भी हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं करते तो आप मिक्सचर कर ले, यानी आप जी कर ले जी, नॉन क्रिकेटर्स को भी कर ले, लेकिन उसके अंदर कम से कम आधे बंदे तो क्रिकेटर रखे ना, कि जो आपको वक्तन फवक्तन जो है। वो हारून रशीद है ना कादिर भाई, हारून रशीद है ना, वो हर दौर में होते हैं, ताहयात हारून रशीद और उसकी फैमिली ने पहले बैंकों को खाया,
जब वो वहां से बाहर निकल गए तो क्रिकेट बोर्ड से खा रहे हैं। ये वो लोग हैं कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इस तरह के चालाक किस्म के लोग हैं ना वो कागजी कार्रवाई करते हैं और बातूनी होते हैं। ये बातों की वजह से और कागजी कार्रवाई की वजह से क्रिकेट बोर्ड में सुबहान हो गया। लेकिन कता कलामी होती है कादिर भाई, इस मरतबा तो कप्तान ने स्नब कर दिया जब हारून रशीद ने उनको प्रेजेंटेशन देना शुरू की तो उन्होंने कहा बड़ा ही अच्छा सवाल मिर्जा साहब, कमाल सवाल किया, वेरी गुड। यही देख ले कि जब उसको अपनी ये चालाकी और कागजी कार्रवाई और बातूनी पुनः एक क्रिकेटर के सामने पेश किया उसने, तो उधर से उसको झाड़ पड़ गई। सही। अब ये काम वो करता रहा है ज़का अशरफ के साथ भी, ये काम वो करता रहा है शहर यार साहब के सामने, ये नजम सेठी और एहसान मानी, उन लोगों को तो ये इम्प्रेस कर लेते हैं। हाँ। लेकिन ये जब हमारे जैसे प्लेयरों के सामने बैठते हैं तो इनकी भूख निकल जाती है, क्योंकि ये बातूनी और ये कागजी कार्रवाई हमारे जैसे बंदों के सामने नहीं चल सकती। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए मानी साहब वेरी नाइस पर्सन, जेंटलमैन रियली, मुझे बल्कि ये होता है कि दुख होता है कि अगर मुझे कोई बात करनी भी पड़ जाती है, लेकिन बेसिकली वो जेंटलमैन आदमी है। तो उनको चाहिए कम से कम कि देखो अपनी टीम लेकर आते। पाकिस्तान के जो पुराने लोग हैं ना जो बीसीबी में काम करते हैं उनकी तो वो उनको निकाल देते, अपनी टीम लेकर आते। और इन लोगों का लेकिन कादिर भाई कता कलामी होती, 70 बरस की उम्र में शफीक पापा कहाँ जाएंगे, 66 बरस की उम्र में हारून रशीद कहाँ जाएंगे। मैं तो आपको सबकी उम्रें बता दूं, बेचारों का यही तो रोजगार है, ब्रेड एंड बटर है। यार बात सुने, अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो फिर तो इस मुल्क के अंदर रिटायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए और कब्रों से भी लोग उठ के आ जाएंगे कि जी हम भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है कि यार आप जो यंग पीछे से जो लोग आ रहे हैं, अब देखो ना इसमें आपने क्या कर दिया, अब आपने गधा घोड़ा एक कर दिया। जो सिस्टम देखे, मैंने जो सिस्टम निभाया है वो इस तरह निभाया है कि हसीब साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो मुझे मियां दाद के होते हुए पाकिस्तान का कप्तान बना रहे थे। सही। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैं कप्तान नहीं बनूंगा सिस्टम के जरिए। ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मियां दाद जो है वो बैंक में भी मेरा कप्तान है। ठीक है वो 1 साल सिर्फ मेरे से पहले खेला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर मुझे एक मरतबा कप्तान बना अपना, फिर एक जगह पे ऐसी बात थी तो मैंने ये कादिर भाई ये तो आपकी आला ज़र्फी है ना कि आपने नहीं कहा, लेकिन इस दौर में तो यही कुछ हो रहा है। अब मैं बड़ा माजरत खाऊं, मेरे पास वक्त बहुत कम है कादिर भाई, मुझे ब्रेक लेना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी लेग स्पिनर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इरशाद महमूद और एजाज फारूकी से इस हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज फारूकी के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल अब्दुल कादिर पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर हमसे बात कर रहे थे। वो मुख्तलिफ उमूर के हवाले से खुलकर बात कर रहे थे, हर तरह की गेंद कर रहे थे, टॉप स्पिन भी कर रहे थे, फ्लिपर गुगली हर तरह की बॉलिंग कर रहे थे, लेग स्पिन। और अब्दुल कादिर ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने लेकर आए। फारूकी साहब आपकी क्या राय है, क्रिकेट बोर्ड में जमहूरियत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% जमहूरियत होनी चाहिए। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत जमहूरी अंदाज में चलाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। और हम लोग 3 साल जब तक रहे, मैं तो इस बात पर कायल हूँ कि हमने उसको बहुत जमहूरी अंदाज में चलाया था। किसी को अगर इख्तलाफ होता था और बड़ा कोई चीज़ लेकर भी सामने आते थे तो अगर मेंबर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे तो वो रिजेक्ट हो जाता था। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ ना, जैसे एक दफ़ा बोर्ड में आया कि भाई आपके 20,000 रुपये पर डे का होता है, वो बढ़ाया जाए, बढ़ाकर उसको गवर्निंग बोर्ड में जो डेली 50,000 रुपये किया जाए। तो मैंने कह दिया ठीक है भाई आप लोग कर लें, मैं तो एग्री नहीं करता। और मेरा नोट ऑफ डिसीजन लगाती नहीं किया उन लोगों ने, नहीं किया। हाँ नहीं किया। अच्छी बात है। बाद में फिर हो गया वो एक अलग बात है। इरशाद साहब जैसे फारूकी साहब कह रहे हैं, उस जमाने में तो शकील शेख साहब चलाते थे क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नर, वो तो लगता था डिफेक्टो चेयरमैन थे पीसीबी के। अब जो मामलात हैं और जिस तरह इदारों की टीमें खत्म हो रही हैं, एचबीएल ने अपनी टीम खत्म कर दी, कितने यंगस्टर्स थे, पुराने प्लेयर्स थे, वो सब खत्म हो गए। आप समझते हैं कि इस तरह से जिस नहज पर ये क्रिकेट जा रही है, अगर इदारे खत्म हो गए, रोजगार कौन देगा खिलाड़ियों को, क्रिकेटर्स कहां से निकलेंगे? अगर 5 टीमें बन गई तो आप नहीं समझते कि क्रिकेट सिर्फ महदूद होकर रह जाएगी? जी बिल्कुल मिर्ज़ा, ये चीज़ तो यहाँ पाकिस्तान के सेटअप में तो वर्कआउट करने वाली है ही नहीं। यहाँ पे तो एक तो आबादी जो पाकिस्तान की है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से उसका क्या कंपैरिजन। तो उसमें पाकिस्तान की सिर्फ कराची से मेरे ख्याल में अगर मेरिट पे बनाई जाए तो कोई 5-6 टीमें बन जाएंगी। एक टीम तो उसमें एक टीम रखी जा रही है, तो वो इंतहाई ज्यादती है। मतलब बाकी जो लड़के हैं हज़ारों, वो करेंगे क्या और फिर किस तरह से उनको कहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? और रीजन्स की आपको पता है, पाकिस्तान में एक छोटे पैमाने पर जब भी तजुर्बा हुआ वो फ्लॉप हो गया। जो डिपार्टमेंटल
क्रिकेट है उसने एक तो रोजगार भी मुहैया किया, इंसेंटिव दिया क्रिकेटर्स को आगे आने का, उनको उनकी काफी हद तक जिसे कहते हैं कि उनकी परवरिश की। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का तो बिल्कुल एक बहुत ही कलीदी किरदार है पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, और उसको इस तरह से जो कोशिशें की जा रही हैं, जो सुनने में आ रही है अफवाहें कि भाई उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह अभी बैंक ने बंद कर दिया। कैसे स्पॉन्सर करेगा मुझे बताइए कि कराची की टीम को क्या एचबीएल स्पॉन्सर करेगा या नेशनल बैंक जो है वो इस्लामाबाद जो फेडरल एरिया की टीम को स्पॉन्सर तो नहीं करेगा इदारा? जी हाँ, नहीं बिल्कुल, उनके लिए क्या इंसेंटिव होगा उसमें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो बड़ी जरूरत थी कि उस तरह की सपोर्ट मिलती रहती है, लेकिन ये कि अब जो बजाय सुनने में आ रहा है वो मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगी, पाकिस्तान की नुकसानदेह साबित होगी अगर ऐसा किया गया तो। बहुत किसी तरह से फार्मूला वर्कआउट करता हुआ नजर नहीं आता। फारूकी साहब, आपकी क्या राय है कि अगर इदारों की क्रिकेट खत्म कर दी गई, कितने घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे और खिलाड़ी कौन से परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजिम है 25,000 40,000 जिसमें उनको कोई इंसेंटिव नहीं, अगर वो भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ आप डाल देंगे कि जी रीजन से लड़के आए, कहां से आएंगे? देखिए, ओरिजिनली आते तो रीजन से ही है, मगर डिपार्टमेंट वाले उसको लेकर फाइनेंशियली उसकी हेल्प करते हैं, उनको एम्प्लॉय करते हैं, टैलेंट और फ्लरिश करते हैं। बिल्कुल, जब उनको बेफिक्री भी आती है कि भाई हमें जॉब मिली हुई है तो वो फिर उसी हिसाब से वो लेकर जाए। अब आप देखिए ना, 2 डिपार्टमेंट बंद हो गए और अगर ये अफवाह गर्म होती रही कि ये फर्स्ट क्लास के अंदर और रिड्यूस कर दिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसके आगे भी चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कई डिपार्टमेंट्स और भी सोच रहे होंगे कि हम भी उसको बंद कर दें। देखिए, जो ग्रेड 2 में चला जाता है, मिसाल पीआईए, अब जोर तो लगा रहे ना कि सूरत से फर्स्ट क्लास में आ जाए, तो इसी तरह से हर डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश करेगा कि ग्रेड 1 में आ जाए। मगर आप अगर महदूद कर देंगे और उनकी लिमिटेशंस कर देंगे तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट जो है उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, प्लेयरों के लिए जैसे आपने कहा उनके लिए बड़े मसाइल होंगे। और देखिए, जब अगर आप रीजन को ये पाबंद करें कि नहीं डिपार्टमेंट आपके साथ अटैच होगा, मैं प्रेसिडेंट हूं या फिर आप कैसे किसी की मदाखलत बर्दाश्त करेंगे? कैसे इलेक्टेड प्रेसिडेंट कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी मदाखलत की जाए, टीम सिलेक्शन में उनका शामिल होना, ये तो सारी जाती वाली बात हो जाएगी। रिशाद साहब, आप क्या समझते हैं? अब्दुल हफीज कारदार ने 70 के अशरे में जब वो पीपल्स पार्टी में थे, वजीर खुराक ज़राअत थे पंजाब के, उन्होंने ये मुतारिफ कराया था। आपकी क्या राय? इदारे अगर खत्म होंगे तो क्रिकेट भी पाकिस्तान की नीचे की तरफ जाएगी? जी, यकीनन जाएगी, बिल्कुल, इसमें तो मुझे कोई शुबा ही नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि बीच में सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के कप्तान है, उन्होंने भी एक मैसेज डाला था वीडियो पे और उन्होंने भी अपील की थी कि डिपार्टमेंट्स को खत्म ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है प्लेयर्स को, जहाँ सपोर्ट है और बड़े आगे ले जाने के लिए एक बहुत कारफरमा साबित होता है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी बेसिक्स पे नहीं जाया जा रहा है, एक चीज जो बिल्कुल एक जहन में आ गई कि बस ये करना है, उस पे हो रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर इजाज फारूकी और इरशाद महमूद साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट के हवाले से कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए।